एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर नानसे को देखते हैं जो कि अपने पास्ट को याद कर रही होती है क्योंकि उस दिन उसकी पूरी दुनिया बदल गई होती है। और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि उस टाइम उस बंदे ने सुसाइड कर लिया होता है जिसने उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाई होती है। और उसे यकीन नहीं आ रहा होता है कि जिस पर्सन ने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया हो उसे अपना ड्रीम पूरा करने का चांस ही ना मिला हो, जिस वजह से उसे ये इनजस्टिस लग रहा होता है। और इसी वजह से वो आयानो कोजी को हराना चाहती है ताकि वो इसके बाद अपने ट्रू गोल तक पहुँच सके। तब हम यहाँ पर क्रूज़ पर आयानो कोजी और काराइज़ावा को देखते हैं, जहाँ पर काराइज़ावा वहाँ के व्यू की तारीफ़ कर रही होती है, पर आयानो कोजी उससे पूछने लगता है कि क्या उसने पिछली साल वो व्यू नहीं देखा था। तब काराइज़ावा उसे बताती है कि वो पिछली बार अपने दोस्तों के साथ घूमने में ज़्यादा बिज़ी थी, पर इस बार उसके लिए सब कुछ अलग है। और उसे यकीन नहीं आ रहा होता है कि वो आयानो कोजी को डेट कर रही है, क्योंकि आयानो कोजी तो ऐसी चीज़ों को लेकर बिल्कुल होपलेस था। तब कायरू जो है आयानो कोजी से पूछने लगती है क्या अब उसे ऐसा लग रहा है कि वो किसी को डेट कर सकता है। और हम देखते हैं आयानो कोजी को अभी भी इस बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं होता है और उसे ये भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो सभी लोगों से बचकर वहाँ पर आज मिल रहे हैं। तब आयानो कोजी कायरू से कहने लगता है कि जब स्पेशल टेस्ट के रूल सबके सामने आ जाएंगे तो वो शायद काराइजावा को कुछ चीज़ें करने के लिए कह सकता है, जिस वजह से काराइजावा को इसके लिए तैयार रहना होगा। और हम देखते हैं काराइजावा इसके लिए मान भी जाते हैं और तभी उन्हें टेस्ट के रूल्स को बताने के लिए बुला लिया जाता है, जिस वजह से वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। तब यह आयनो कोजी इबुकी के पास जाकर बैठ जाता है, जिस वजह से इबुकी इरिटेट होकर वहां से उठने लगती है। पर तभी उसकी दूसरी साइड वाली सीट पर भी कोई आकर बैठ जाता है, जिस वजह से इबुकी को वहीं पर बैठना पड़ता है। तब यह क्लास 1 का टीचर माशिमा रूल को समझाना स्टार्ट कर देता है और कहता है कल से 2 हफ्तों के लिए आप लोग एक सर्वाइवल टेस्ट में जाओगे, जहाँ पर आप लोग गेम के पॉइंट्स के लिए compete करोगे। और अगर आपके ग्रुप में से कोई भी हार मान जाता है तो आपको फेल कर दिया जाएगा और जो ग्रुप लास्ट 5 प्लेस में आएंगे उन सभी को एक साथ एक्सपेल कर दिया जाएगा। इस टेस्ट में गेम पॉइंट्स कमाने के 2 तरीके हैं। पहला है मूवमेंट के थ्रू। यहाँ का मैप 100 सिक्योर्स में डिवाइडेड है और अगर आप लोग एक डेजिग्रेटेड एरिया में जाते हैं तो आप गेम के पॉइंट्स को हासिल कर सकते हैं। और ये डेजिग्रेटेड एरिया हर 4 दिन में अनाउंस किए जाएंगे और इन डेजिग्रेटेड एरिया के कुछ रूल्स भी हैं। 4 में से जो 3 डेजिग्रेटेड एरिया होंगे उसकी लोकेशन अनप्रेडिक्टेबल होगी। गेम पॉइंट्स अराइवल के तौर पर दिए जाएंगे, जैसे कि अगर आप फर्स्ट प्लेस पर आते हैं तो आपको 10 पॉइंट दिए जाएंगे, सेकंड पर आने पर 5, तीसरे पर आने पर 3 और साथ में एक बोनस पॉइंट्स भी उन लोगों को दिया जाएगा जो कि टाइम लिमिट में उस एरिया में पहुंच जाएंगे। पर जो अराइवल ऑर्डर रिवॉर्ड है वो तभी दिए जाएंगे जब ग्रुप के सारे मेंबर्स आ जाएंगे। और हाँ, अगर आप उस एरिया में पहले से हुए जिस एरिया के बारे में आपको बताया जाएगा तो वहाँ पर मौजूद हर एक पर्सन को एक एक पॉइंट दिया जाएगा, पर उनके ऊपर अराइवल ऑर्डर्स रिवॉर्ड्स अप्लाई नहीं होगा। अगर आप 3 डेजिग्रेटेड एरिया में लगातार पहुंचने में कामयाब नहीं रहते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो चलिए फिर गेम पॉइंट्स को कमाने का दूसरा तरीका जानने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इन वॉचेस पर ध्यान दें जिन्हें आप पूरे टेस्ट के दौरान पहनेंगे और इसके साथ आपको सिंक टैबलेट भी दिए जाएंगी। ये वॉचेस वो चीज़ें हैं जो कि आपके गेम पॉइंट्स को रिकॉर्ड करेंगे, तो इसीलिए आपको इसे हमेशा अपने पास ही रखना है और साथ ही आपकी हेल्थ को कंटिन्यूसली ट्रैक करता रहेगा। तो इसका मतलब अगर आपकी तबीयत थोड़ी सी भी ख़राब होती है तो आपकी घड़ी में अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा जो कि 5 सेकंड बाद बंद हो जाएगा। पर अगर आपकी तबीयत फिर से ख़राब रहती है तो अलार्म बजना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ऐसे ही बार बार ये अलार्म बजता रहा तो अलार्म इमरजेंसी अलार्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस वजह से आपको स्टार्टिंग एरिया में आकर मेडिकल चेकअप कराना कंपलसरी हो जाएगा। पर अगर आप वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और अगर ये इमरजेंसी अलार्म 5 मिनट तक बजता रहा तो एक टीचर की टीम और मेडिकल स्टाफ जीपीएस को फॉलो करते हुए आपकी लोकेशन तक पहुंच जाएगी। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपने वॉच को फोर्सफुली रिमूव करने की कोशिश की या फिर ये मैकेनिकली तरीके से फेल हो गई तो आपकी स्कोरिंग फंक्शन हो जाएगी और जब ये होगा तब आपको स्टार्टिंग एरिया में आना पड़ेगा ताकि आप अपने इंस्ट्रूमेंट को रिप्लेस करवा सकें। तो चलिए फिर आप सबको फिर से ये बताया जाए कि स्कोर गेन करने का दूसरा मेथड क्या है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे ग्रुप को टेस्ट के दौरान सेम ही डेजिग्नेटेड एरिया दिया जाएगा, क्योंकि जो आपके वॉचेस हैं वो 12 डिफरेंस टेबल से प्रोग्राम्ड है और इन टेबल की मदद से आपके डेजिग्नेटेड एरिया को पहले से डिसाइड कर लिया जाएगा। पर हाँ, जो ग्रुप के सारे मेंबर्स होंगे उन्हें सेम ही टेबल दिया जाएगा और अगर आप एक लार्ज ग्रुप बनाते हैं तो आपके टेबल्स को मैच करने के लिए चेंज कर दिया जाएगा।
तो अब आपको सेकंड तरीके से पॉइंट्स कमाना है, तो आपको आइलैंड के अलग-अलग जगह पर कुछ चैलेंजेस मिलेंगे जिन्हें कंप्लीट करके आप पॉइंट्स को अर्न कर सकते हो। ये किस तरह के चैलेंज होंगे और कहाँ पर आएंगे, अनप्रेडिक्टेबल होगा। वैसे तो आप अपने टेबल्स पर चैलेंज की इंफॉर्मेशन और पार्टिसिपेशन की कंडीशन को देख सकते हैं, पर अगर आपको उनका करंट स्टेटस जानना है तो आपको फिजिकली वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप इन चैलेंजों को पूरा करते हो तो आपको इसके लिए रिवॉर्ड के तौर पर फूड और वाटर भी मिलेंगे। तो अब अगर आपको किसी और ग्रुप के साथ ज्वाइन करना है तो आपको अपने वॉचेस को उनके साथ लिंक करना होगा। तब डायरेक्टर शुकी शुरू बच्चों से बात करने के लिए आगे आते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये स्कूल की हिस्ट्री का सबसे लार्जेस्ट चीज़ें इनके लिए परमिट हो जाती है, क्योंकि वो लोग चाहकर भी हर एक कॉन्फ्लिक्ट को नहीं रोक सकते हैं। पर अगर वो लड़ाई ज़्यादा बिगड़ जाती है तो स्कूल बीच में इंटरफेयर ज़रूर करेगा, और अगर स्टूडेंट के एक्शन ज़्यादा खतरनाक हुए तो उन्हें एक्सपेल भी किया जा सकता है। तब डायरेक्टर शुकीशोरी वापस चले जाते हैं। तब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी को टेस्ट के लिए चीज़ें दी जाती है, और यहाँ हैनो जी इबिकू को देख रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो दोनों ही क्राउड की जगह पर नहीं जाना चाहते हैं, पर इबुकी इसके लिए मना करके वहाँ से चली जाती है। और यहाँ इशिजा की फूड और वाटर सप्लाई को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि आइलैंड में वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और आयानो जी को भी ये बात सही लग रही होती है। तब टेस्ट का पहला दिन आ चुका होता है, जिस वजह से सभी लोग क्रूज से उतरकर आइलैंड पर जाने लगते हैं, और सुज़ेने आयानो जी से मिलने चली जाती है, जहाँ आयानो जी उसे पिछले साल को लेकर चढ़ाने लगता है, क्योंकि पिछली बार सुज़ेने बीमार पड़ गई होती है। तब सुज़ेने पूछने लगती है कि टेस्ट शुरू होने के बावजूद भी वो इतना ज़्यादा काम है और इधर उधर भाग भी नहीं रहा है, जिस वजह से आयानो जी उसे बताता है कि इधर उधर भागने का कोई फायदा नहीं है। तब सुज़ेने कहती है, तो तुम्हें D7 एरिया मिला है, मुझे F9 एरिया मिला है, जिसका मतलब हमारे टेबल्स बिल्कुल अलग हैं, और वैसे भी मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, तो इसीलिए जितना हो सके इस टेस्ट को हाई रैंक पर पूरा करने की कोशिश करो। तब आयानो गोजी कहता है, मैं भी यही करना चाहता हूँ, पर लगता है हमारा रिजल्ट बिगड़ सकता है, जहाँ पर सिर्फ मैं ही एक्सपेल हो सकता हूँ। तब सुज़ेने कहती है, इस चीज़ को मैं पक्का अवॉइड करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने अभी अभी तुम्हें थोड़े पॉइंट्स दिए हैं, तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे पॉइंट्स डूब जाए। मुझे पता है कि कुशीदा के साथ कॉन्टैक्ट करने की वजह से तुम्हें पॉइंट्स को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम उसे हर महीने हाफ पॉइंट्स दे रहे हो, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तब अयानो कोजी कहता है, मुझे भी इस चीज़ से नफरत है, और हाँ, तुम अपनी लिमिट से ज़्यादा कोशिश मत करना, क्योंकि एक अकेली वुमेन होने के नाते तुम्हारे लिए ये लड़ाई मुश्किल होने वाली है। तब सुज़ेने कहती है, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी। वैसे फर्स्ट ईयर्स को पहले भेज दिया गया है और हम पिछले 10 मिनट से यहीं पर हैं, पर सेकेंड ईयर वाले बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि लगता है कि उन्हें एहसास हो गया है अगर वो फर्स्ट डेजिग्नेटेड एरिया पर जाने की कोशिश करेंगे तो वो बस अपने स्टेमिना को ख़त्म करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर की क्लास तो पहले ही वहाँ पर पहुँच गई होती है। तब कोएंजी उनके पास से गुजरता है, जिस वजह से आयनो को जी सुझने से पूछ लगता है कि क्या कोएंजी सच में फर्स्ट पोजीशन हासिल करना चाहता है। पर सुज़ेने को अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, क्योंकि उसने बस कोएंजी के साथ एक बैट ही लगाई है, और किसी को भी नहीं पता आखिरकार कोएंजी क्या करना चाहता है। तब यहाँ इशिजाकी अपने टीममेट्स को जल्द से करने का कोई फ़ायदा नहीं है, पर इशिजाकी फिर भी नहीं मान रहा होता है, जिस वजह से निशोनो उसे अकेला जाने के लिए कहने लगती है, पर इशिजाकी फिर भी कोई बात नहीं सुन रहा होता है। तब यहाँ इबुकी सुज़ेने के पास आ जाती है और उसे फिर से चैलेंज करती है, जिस वजह से सुज़ेने को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या इबुकी को एहसास भी है ये टेस्ट कितना ज़्यादा मुश्किल है। तब अयानो को जी कहने लगता है कि वो मोटिवेटेड लग रही है, जिस वजह से एक राइवल होना अच्छी बात है। तब सुज़ेने भी आइलैंड की तरफ बढ़ जाती है और अयानो कोजी भी अगले डेजिग्नेटेड एरिया की तरफ बढ़ने लगता है। तब अयानो कोजी कहता है, इस टेस्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप यहाँ पर कोई भी डेजिग्नेटेड एरिया गेम पॉइंट्स ना खोए, और अगर आप अराइवल रिवॉर्ड्स या चैलेंज में टॉप स्कोर हासिल करते हो तो आप एक साथ आराम से 5 या 10 पॉइंट इकट्ठा कर सकते हो, पर उसके लिए आपको ज़्यादा स्टेमिना, ब्रेन और लक की ज़रूरत है, जिस वजह से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें आराम आराम से बेसिक अराइवल पॉइंट्स इकट्ठा करना चाहिए। तब आयानो को जी आगे बढ़ता हुआ हारुका और साकुरा का ग्रुप से टकरा जाता है, जिस वजह से उन दोनों को पता चल जाता है कि वो दोनों सेम टेबल पर नहीं है, और आयानो को जी जल्द से जल्द अपने एरिया को क्लियर करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। आयानो को जी कहता है, अगर आप सेम ग्रुप में नहीं है तो भी आप काफ़ी तरीक़ों से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, पर आपको उनके साथ काम नहीं करना चाहिए जो कि आपको स्लो करते हैं।
तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इनके साथ सेम टेबल पर नहीं हूँ। तब अयानो जी D7 पहुँच जाता है और सेंटर की तरफ जाने लगता है ताकि वो नेक्स्ट डेजिग्नेटेड एरिया के बारे में पता लगा सके और साथ ही साथ वो इस तरह सेम टेबल के अपने राइवल्स को भी आइडेंटिफाई कर सके। तब वहाँ पर उसे नाना से भी मिल जाती है, जिस वजह से अयानो जी उससे हुसैन और एचिका के बारे में पूछने लगता है और नाना से उसे बताती है कि वो लोग एरिया को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और वो ये देखने आए कि वहाँ पर कितने ग्रुप आए हैं। तब नाना से अयानो जी को ध्यान रखने का कहकर वहाँ से चली जाती है। तब हम देखते हैं अयानो जी के नेक्स्ट एरिया के अनाउंसमेंट में अभी 3 घंटे बाकी होते हैं, जिस वजह से वो सोचने लगता है कि क्या उसे चैलेंज की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर वहाँ पर बैठकर वेट करना चाहिए। तब अयानो कोजी चैलेंज की तरफ जाने का डिसाइड करता है, पर हम देखते हैं वहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी होती है, जिस वजह से अयानो कोजी वापस जाने लगता है। पर क्लास सी की टीचर उसे रोक लेती है और उसे वहाँ पर सब कुछ देखने के लिए कहती है, जिस वजह से अयानो कोजी पूछने लगता है कि इस तरह स्टूडेंट को फोर्सफुली रोकना रूल्स के खिलाफ नहीं है। तब ची उसे बताती है कि वो तो बस उसके साथ थोड़ी देर बात करना चाहती है, जिस वजह से आनो को जी इसके लिए मान जाता है। तब ची उसे कहती है हमने लास्ट ईयर के फाइनल एग्जाम के बाद से बात नहीं की है, पर इसके बाद तुम बहुत सारी अटेंशन को भी हासिल कर रहे हो, पर मुझे लगता है कि तुम्हें स्टैंड आउट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब अयानो कोजी कहता है ये तो आप बिल्कुल सही कह रही है। तब ची कहती है तो तुमने मैथ में परफेक्ट स्कोर क्यों हासिल किया। तब अयानो कोजी कहता है मुझे लगता है कि ये नॉर्मल है क्योंकि स्कूल में ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तब ची कहती है क्या ऐसा सच में है, पर अगर ये सच है तो तुम क्लास डी में हो, तो क्या तुम्हारे जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट को क्लास डी में रहना शोभा देता है। तब अयानो कोजी कहता है मुझे तो लगता है कि मेरी क्लास में भी बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट हैं और इस साल की फर्स्ट ईयर की क्लास डी में बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स भी हैं। ची कहती है ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लास्ट ईयर से स्कूल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। ये सच है कि यहाँ पर बहुत सारे एक्सीलेंट स्टूडेंट हैं, पर अभी भी वो इस लेवल पर नहीं पहुँचे हैं कि वो अपनी क्लास को बदल सके या फिर वो तुम्हारी तरह अपने आसपास के इन्वायरमेंट को चेंज कर सके। तब अयानो को जी अपने मन में सोचने लगता है इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ये मेरे पीठ पीछे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रही थी। तब ची कहती है तुम्हें पता है कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा डेस्परेट फील कर रही हूँ क्योंकि मैं आज से पहले कभी भी क्लास बी से क्लास सी ड्रॉप नहीं हुई हूँ और मुझे सच में लगता है कि मेरे क्लास वाले क्लास ए तक पहुँच सकते हैं। तब अयानो कोजी कहता है तो क्या एक टीचर के तौर पर आपको नहीं सोचे सुनकर डील करना चाहिए। तब ची कहती है इसे सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है। तुम्हें तो पता ही होगा कि कासुरागी ने क्लास डी को ज्वाइन कर लिया है, तो क्या तुम हमारी क्लास को ज्वाइन करना चाहोगे, क्योंकि इस तरह हम लोग साथ मिलकर क्लास एक तक पहुंच सकते हैं। तब अयानो कोजी कहता है मैं कभी भी ग्रेजुएशन से पहले 20 मिलियन पॉइंट्स को इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा और इस टाइम कोई भी ये नहीं कह सकता है कि कौन सी क्लास क्लास ए बनने वाली है। तब ची कहती है तुम्हें ये बातें इतने रूड होकर भी नहीं कहनी चाहिए, वैसे सूडो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, पता नहीं आखिरकार इसके पीछे कौन है। तब अयानो कोजी कहता है वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं इसके पीछे नहीं हूँ, तो चलिए फिर अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ची कहती है फिलहाल के लिए तो तुम यहाँ से जा रहे हो, पर टेस्ट के दौरान मैं यहीं पर हूँ, जिस वजह से हम दोनों दोबारा मिलेंगे। तब यहाँ आयनो को जी अपना टेंट सेट कर रहा होता है और नाना से उससे मिलने आ जाती है और उससे उसके आज के दिन के बारे में पूछने लगती है। तब आयनो को जी उसे बताता है कि सिर्फ 3 गेम पॉइंट्स हासिल करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। तब आयनो को जी नानासे से उसके पॉइंट्स के बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से नानासे उसे बताती है कि उन तीनों ने मिलकर डेजिग्नेटेड एरिया से 8 गेम पॉइंट्स को इकट्ठा किया है और एक चैलेंज में वो लोग फर्स्ट आए हैं, जिस वजह से अब उनके टोटल 13 पॉइंट्स हो गए हैं। तब नाना से आयनो कोजी से कुछ पूछने लगती है, पर वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। तब आयनो कोजी कहता है चाहे शुकिशिरो मुझे अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करके बॉटम 5 में भेजना चाहता है, पर फिर भी मैं इस बात पर कंट्रोल कर सकता हूँ कि मुझे आखिरकार कितने गेम पॉइंट चाहिए, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसने मेरी वॉच या फिर टैबलेट के साथ कुछ किया हो, जिस वजह से मुझे ये फॉल्स गेम पॉइंट दिखा रही हो। पर अगर मैं इसके बारे में स्कूल को बता दूं तो ये प्लान तो यहीं फेल हो जाएगा। तो इसीलिए अगर शुकिशिरो वाइट रूम स्टूडेंट का इस्तेमाल कर रहा है तो वो शायद मुझे इंजरी या फिर सिकनेस के जरिए डिस्क्वालीफाई करवा सकता है, जिसका मतलब मेरे ऊपर तभी हमला होगा जिस वक्त मैं उस एरिया में हो जाऊंगा जहाँ पर कड़ी निगरानी नहीं रखी जा रही हो, और ये एक्सपेल करवाने का सबसे बेस्ट रियलिस्टिक वे है। तब सर्वाइवल टेस्ट का दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से आयनो कोजी नए डेजिग्नेटेड एरिया की तरफ बढ़ने लगता है और फर्स्ट प्लेस पर पहुंचने की वजह से उसे 10 पॉइंट्स मिलते हैं। तब आयनो कोजी ऐसे ही अलग अलग डेजिग्नेटेड एरिया में जाने लगता है
और वो 2 एरियाज़ में सेकंड प्लेस पर आता है, जिस वजह से वो वापस से जाके चैलेंज का इंतज़ार करने लगता है। तब हम देखते हैं नानासे आयानको जी से फिर से टकरा जाती है और कहने लगती है कि वो लोग फिर से इसीलिए टकराए हैं क्योंकि उनका टेबल सेम है। तब आयानको जी कहता है ये पॉसिबल हो सकता है, चाहे हम लोग सेम एरियाज़ में जा रहे हो पर फिर भी एक दूसरे के साथ टकराने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस कोइंसिडेंट हो सकते हैं या फिर इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है। तब नाना से कहती हैं, आयानको जी सेंसे मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपके साथ ट्रैवल कर सकती हूँ? तब आयानको जी कहता है आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? नाना से कहती है पिछली रात को हुसैन और रिचिका ने ये डिसाइड किया है कि वो लोग कुछ देर के लिए अकेले रहेंगे, जिस वजह से हम लोग अलग अलग हो गए हैं। तब आयानको जी कहता है ये तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है। तब नाना से कहती है चाहे ये स्ट्रैटेजी अच्छी हो पर मुझे नहीं लगता कि मैं डेजिग्नेटेड एरिया को अकेले संभाल सकती हूँ। मैं कल से आज तक आपके साथ 3 बार टकरा चुकी हूँ और फर्स्ट टाइम के अलावा आप हमेशा डेजिग्नेटेड एरिया में मुझसे पहले ही पहुंचे हैं। तब आयानको जी कहता है मुझे नहीं लगता कि किसी और ग्रुप के साथ काम करना एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर हम लोग एक ऐसे चैलेंज के पास पहुंच जाएंगे जहां पर सिर्फ एक और ग्रुप ही पार्टिसिपेट कर सकता है तो इससे हमारे बीच में लड़ाई हो सकती है। तब नाना से कहती है अगर ऐसी बात है तो उस केस में आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तब आयानको जी कहता है तो इसका मतलब तुम गेम पॉइंट्स को गिव अप करने के लिए तैयार हो? तब नाना से कहती है ये मेरा पहला आइलैंड सर्वाइवल टेस्ट है, तो इसीलिए अगर आप मुझे गाइड करेंगे तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी मदद हो जाएगी। तब आयानको जी कहता है चाहे मैं तुम्हारी मदद कर भी दूंगा पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पाओगी? तब नाना से कहती है मेरे पास इतना स्टेमिना है पर आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ मेरी कैपेबिलिटी पर नहीं बल्कि इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं या नहीं। आयानको जी कहता है चलो फिर ठीक है, अगर तुम साथ आना चाहती हो तो तुम आ सकती हो। तब नाना से कहती है इसके लिए थैंक यू, अगले डेजिग्नेटेड एरिया के आने से पहले हमारे पास 1 घंटा है, तो आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए? आयानको जी कहता है इस टाइम एफटी एरिया में क्रीज चैलेंज है तो इसीलिए मैं वहीं पर जा रहा हूँ। नाना से कहती है ठीक है फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो के एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।